डेवलपमेंट। अब देखो जितना भी क्लास इससे पहले इम्यूनोलॉजी का हो चुका है तो वो पूरा का पूरा बेसिक्स था। उन बेसिक्स को यूज करते हुए अब हम लोगों को धीरे धीरे इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है उसकी तरफ आना है। इसे पहुंचाया जाता है इन द थाइमस। अब जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे थाइमस का तो हमने थाइमस को लगभग मेडुला, ये जो रीजन है ये रीजन कहलाया मेडुला। और यहाँ पे जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला जुड़ रहे होते हैं ये रीजन कहलाते हैं कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन रीजन। इस रीजन को क्या कहा जाता है? कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। और इस कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन की बात करो तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ब्लड वेसल। अब जो भी इमेच्योर टी सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन में। तो ये थाइमस में किस रीजन से इंटर करते हैं? इंटर बाय कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। तो अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं वो क्या हो गया है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोन मैरो में लिम्फॉइड प्रोजिनेटर का फॉर्मेशन करता है और इन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर्स में से कुछ सेल्स जो कि इमेच्योर टी सेल्स हैं वो इमेच्योर फॉर्म में ही बोन मैरो को छोड़ के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड वेसल से होते हुए ये थाइमस में इंटर करते हैं। और थाइमस में जब ये इंटर करते हैं तो इंटर होता है बाय द कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। अब क्या होता है जब कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन के थ्रू ये लोग इंटर कर सकते हैं तो क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे दो स्टेजेस में डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है हमको टी सेल्स का। तो हम लोग अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखो तो यहाँ पे जो टी सेल्स अभी तुरंत कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से एंटर किए हुए हैं ये है इमेच्योर टी सेल्स। इन इमेच्योर टी सेल्स को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है थाइमस सेटलिंग सेल्स। अब जैसे ही ये इमेच्योर टी सेल्स इंटर करते हैं फ्रॉम द कॉर्टिको मेडुलरी रीजन तो ये सेल्स होते हैं ना तो इनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ना तो CD4 प्रेजेंट होता है, ना तो CD8 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इन सेल्स के ऊपर ना तो CD4 प्रेजेंट है ना तो CD8 प्रेजेंट है, इसीलिए इन सेल्स को कहा जाता है डबल निगेटिव सेल्स। अब डबल निगेटिव सेल्स को देखो तो यहाँ पे जो टी सेल्स जब इंटर किए हैं तो ये डबल निगेटिव सेल्स के फॉर्म में इंटर करते हैं और ये जो सेल्स हैं अभी के टाइम पे इमेच्योर टी सेल्स हैं। अब यहाँ पे भी डबल निगेटिव सेल्स की बात करो तो यहाँ पे 4 तरीके के डबल निगेटिव सेल्स देखने को मिल सकते हैं हमको। अब सिंपल सा चीज समझना है हम लोग को कि ये 4 तरीके के डबल निगेटिव सेल्स क्या है। तो सबसे पहला चीज तो समझो कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थाइमस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल
तो ये हो गया हम लोग का ऊपर वाला रीजन जिसको हम बोल रहे हैं सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स। इसके नीचे पाया जाता है हमारा कॉर्टेक्स, यहाँ पे पाया जाता है मेडुला, और कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में क्या देखने को मिलता है हमको, कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन देखने को मिलता है। और इस कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन में क्या है, हमारा ब्लड वेसल है। अब यहाँ से जो भी इमेच्योर टी सेल्स आते हैं, ये इमेच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं डबल निगेटिव सेल्स के फॉर्म में, और ये कहलाते हैं डबल निगेटिव वन सेल। और ये जो डबल निगेटिव वन सेल्स होते हैं, इसको तुम बॉडी के अंदर कैसे पहचान सकते हो, तो ये जो डबल निगेटिव वन सेल्स होंगे, इनके ऊपर सी किट का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा होगा। इसके अलावा इसके ऊपर CD44 का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर CD25 का एक्सप्रेशन एब्सेंट होगा। तो दिस इज डबल निगेटिव वन सेल्स। अब ये डबल निगेटिव वन सेल्स जो होते हैं, वो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से इंटर करते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं डबल निगेटिव टू सेल्स में। तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो यह जो डबल निगेटिव वन सेल्स अभी तुरंत इंटर किए हुए हैं कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन में, ये डबल निगेटिव वन सेल्स जो होते हैं, दे आर मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट होने का मतलब इससे अभी भी बी सेल, टी सेल या फिर नेचुरल किलर सेल, तीनों में से कोई भी एक सेल बन सकता है, लेकिन हमको स्पेसिफिकली यहाँ पे बनाना है टी सेल्स को। अब टी सेल्स को जब हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब इसका फेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन में ये डबल निगेटिव सेल्स आते हैं, इनके ऊपर नॉच रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हो रहा होता है। ये जो रिसेप्टर यहाँ पे है, इट इज नॉच रिसेप्टर। अब जैसे ही नॉच रिसेप्टर इसके ऊपर है, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन के सेल्स, इनके ऊपर एक्सप्रेशन होता है डेल्टा नाम के एक सिग्नल का। और जैसे ही डेल्टा सिग्नल नॉच रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, डबल निगेटिव वन सेल्स जो इमेच्योर टी सेल है, इसका क्या हो जाएगा, फेट डिटरमाइन हो जाएगा। अब फेट डिटरमाइंड होने का मतलब ये है कि ये ओनली और ओनली टी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये डबल निगेटिव वन सेल्स अब डबल निगेटिव टू सेल्स की तरफ जाएगा। अब ये डबल निगेटिव टू सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो डबल निगेटिव टू सेल्स होते हैं, इनके ऊपर सी किट का एक्सप्रेशन अभी भी ज़्यादा होता है। CD44 इसके ऊपर एक्सप्रेस हो रहा होता है, लेकिन इसके अलावा CD25 का एक्सप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये डबल निगेटिव टू सेल्स पहुंचते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में, इस डबल निगेटिव टू सेल्स में स्टार्ट हो जाता है बीटा जीन का रीअरेंजमेंट। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बीटा चेन का रीअरेंजमेंट। अब जब बीटा चेन रीअरेंज होना स्टार्ट होती है, तो होता ये है कि यहाँ पे बनता है CD3 सेल्स, और ये जो CD3 सेल्स हैं, वो कॉर्टेक्स वाले रीजन को छोड़ के सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स वाले रीजन में चले जाते हैं, और ये बनाते हैं डबल निगेटिव 3 सेल। अब ये डबल निगेटिव 3 सेल का कैरेक्टर ये है कि इस डबल निगेटिव 3 सेल के ऊपर बीटा चेन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है इट इज बीटा चेन। लेकिन अल्फा
अल्फा चेन का रीअरेंजमेंट नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे अल्फा चेन प्री अल्फा चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब प्री अल्फा चेन के फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होता है तो ये हो गया हमारा DN3 सेल। अब ये DN3 सेल्स किस तरीके से अलग हैं, तो अगर DN3 सेल्स का कैरेक्टर देखो तो जो DN3 सेल्स होते हैं उनमें सी किट का एक्सप्रेशन धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो जाता है। सी किट का एक्सप्रेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। CD4 का एक्सप्रेशन बंद हो जाता है, लेकिन CD25 का एक्सप्रेशन चल रहा होता है। अब जैसे ही यहाँ पे DN3 सेल्स बन जाते हैं, यहाँ पे एक फिनोमिनन होता है जिसे कहा जाता है बीटा सिलेक्शन। अब व्हाट इज बीटा सिलेक्शन? बीटा सिलेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो DN3 सेल्स हैं वहां पे बीटा चेन एक्सप्रेस हो रही होती है विथ प्री अल्फा सेल, अल्फा चेन। और ये यहाँ पे एक और प्रोटीन जिसे कहा जाता है CD3 कॉम्प्लेक्स। अब याद करो, इट इज द को रिसेप्टर ऑफ द टी सेल रिसेप्टर, जो कि सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जिस भी सेल के ऊपर बीटा चेन के साथ प्री अल्फा चेन, उसके साथ CD3 आ जाता है, तो इसे कहा जाता है प्री टी सेल रिसेप्टर। इसे क्या कहा जाता है? प्री टी सेल रिसेप्टर। तो वो सेल्स जिनके ऊपर प्री टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और उनके सिलेक्शन के बाद यहाँ पे जो DN3 सेल्स हैं उसके ऊपर ये रहा प्री अल्फा चेन और उसके साथ ये रहा बीटा चेन। प्री टी सेल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्री टी सेल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, ये सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगते हैं, और डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे अल्फा चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अल्फा चेन रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अल्फा चेन के रीअरेंजमेंट के बाद हमारा जो सेल बनेगा इसे कहा जाएगा DN4 सेल। अब DN4 सेल्स की बात करो तो DN4 सेल्स में होता यह है कि यहाँ पे अभी तक चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन रीअरेंजमेंट कंप्लीट नहीं होने के कारण इसके ऊपर प्री अल्फा चेन साथ ही साथ बीटा चेन प्रेजेंट है। और ये जो DN4 सेल्स हैं अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है डबल पॉजिटिव सेल्स। अब ये डबल पॉजिटिव सेल्स की बात करो तो डबल पॉजिटिव सेल्स किसको बोल रहे हैं? ऐसे सेल्स जिनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, इसके अलावा इसके मेम्ब्रेन पे CD4 भी देखने को मिल रहा है और CD8 भी देखने को मिल रहा है। अब ये डबल पॉजिटिव सेल्स होते हैं और इन डबल पॉजिटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली इतना स्टेप देखने को मिल रहा होता है हमको अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में। अगर अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट को 3 पॉइंट्स में अगर बताना चाहें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले स्टेप में हो रहा है कमिटमेंट, ऑफ थाइमोसाइट, कमिटमेंट ऑफ थाइमोसाइट। अब कमिटमेंट कैसे हुआ? तो इसको एक सिंपल से तरीके से समझो। ये थे हमारे प्री टी सेल्स जिसके पास मल्टीपोटेंसी थी। अब जैसे ही ये लोग कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन से इंटर किए, कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन से इंटर करने के बाद यहाँ पे जो थाइमस के सेल उनके ऊपर प्रेजेंट था डेल्टा
सिग्नल, और जो हमारे प्री टी सेल्स थे इनके ऊपर प्रेजेंट था नॉच रिसेप्टर। तो यहाँ पे डेल्टा और नॉच के बीच में इंटरएक्शन होता है, और जैसे ही डेल्टा नॉच का इंटरएक्शन होता है इसकी मल्टीपोटेंसी खत्म हो जाती है और ये कमिटेड हो जाते हैं फॉर टी सेल प्रोडक्शन। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, ये जो सेल्स प्री टी सेल्स आए थे जो कि मल्टीपोटेंट थे, यहाँ पे डेल्टा नॉच इंटरएक्शन की वजह से टी सेल कमिटेड हो गए। दूसरा बात यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने टीसीआर के जीन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट करवा दिया। अब टीसीआर के से हुआ तो हमको पता था कि जो सेल यहाँ पे पहले इंटर किए वो थे डबल निगेटिव 1 सेल्स, जिनके ऊपर सी किट का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। CD44 का एक्सप्रेशन जो था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन CD25 का एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही DN1 सेल्स में कमिटमेंट हो जाता है कि ये टी सेल्स ही बनाएंगे, ये डिवाइड करके बनाते हैं DN2 सेल्स, जिसपे सी किड का एक्सप्रेशन अभी भी ज़्यादा हो रहा है, CD44 का भी एक्सप्रेशन हो रहा है, CD25 का भी एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये डबल निगेटिव 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे बीटा चेन के जीन में रीअरेंजमेंट। अब जैसे ही बीटा चेन के जीन में रीअरेंजमेंट होता है, ये सेल्स बनते हैं डबल निगेटिव 3 सेल्स। इन डबल निगेटिव 3 सेल्स में सी किट का एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, CD44 का एक्सप्रेशन बंद कर दिया जाता है, लेकिन CD25 का एक्सप्रेशन हो रहा होता है। और ये जो हमारे CD3 सेल्स होते हैं, इनमें बीटा चेन तो रीअरेंज हो जाती है, लेकिन अल्फा चेन का रीअरेंजमेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये प्री अल्फा चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे DN3 सेल्स हैं उसमें होता है यहाँ पे बीटा सिलेक्शन। बीटा सिलेक्शन हमने किसको बोला कि यहाँ पे प्री अल्फा चेन बीटा चेन के साथ CD3 है कि नहीं है इसको देखें। तो जैसे ही अगर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बीटा चेन है, बीटा चेन के साथ प्री अल्फा चेन है, साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पे हमको CD3 कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल रहा है। तो समझ जाओ कि प्री टी सेल रिसेप्टर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे सेल्स कहलाते हैं CD4। और इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे सी किट का एक्सप्रेशन बहुत कम हो जाता है, सी किट का एक्सप्रेशन कम हो जाता है। इसके अलावा ना तो यहाँ पे CD44 का एक्सप्रेशन होता है, ना तो CD25 का एक्सप्रेशन होता है। अब अल्टीमेटली जो हमारे ये CD नहीं, डबल निगेटिव सेल्स, डबल निगेटिव 4, और जैसे ही इस डबल निगेटिव 4 का आगे के प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अल्फा चेन का जो जीन होता है वो रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और अल्फा चेन का जब रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, तो ये रहा अल्फा चेन, ये रहा बीटा चेन, और यहाँ पे मैच्योर टी सेल रिसेप्टर बन जाता है। और इस मैच्योर टी सेल रिसेप्टर की बात करो तो इसके साथ CD3 कॉम्प्लेक्स भी हमको देखने को मिलता है, और जो कि यहाँ पे सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स की तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप होता है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे CD4 एंड CD8
के जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही CD4 और CD8 के जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं उन सेल्स के ऊपर अल्फा चेन, बीटा चेन, उसके अलावा CD3 होगा। साथ ही साथ इन सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर CD4 का एक्सप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है और CD8 का एक्सप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और ये दोनों के दोनों को रिसेप्टर है। अब यहाँ पे CD4 भी है और CD8 भी है, तो इस तरीके के सेल्स को कहा जाता है डबल पॉजिटिव सेल। तो डबल पॉजिटिव सेल्स का फॉर्मेशन होना, ये है हमारे अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट का पार्ट। अब अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, वो नेक्स्ट स्टेप कहलाता है लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। अब लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? हाँ सर जी, अब आवाज और ये दोनों थोड़ा लेट लेट में आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, पहले ही बताया था ये चीज। दिखा तो स्टॉप कर, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं चालू करता हूँ। रिकॉर्डिंग का भी रहता है। वो तो CLA गन में बनते हैं ना। यहाँ पे डेल्टा और नॉच की सिग्नलिंग बहुत जगह पे देखने को मिलती है हमको। तो नहीं मतलब सर सेम पाथवे से टी सेल भी बनेगा? हाँ, सेम पाथवे से टी सेल्स भी बनता है, सेम पाथवे से नर्व सेल्स और उसके जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी होता है। सेम पाथवे से मीजेनकाइम, एपिथेलियल मीजेनकाइम ट्रांजिशन भी होता है। तो वो बहुत सारे पाथवे सेम तरीके की सिग्नलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर जब सेम पाथवे है तो मतलब कैसे डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ इसको एंकर सेल नहीं टी सेल बनना है? हमको पता है कि डेल्टा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये नहीं पता। नॉच के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाँ, तो अब पता चल जाएगा कि डेल्टा के अलग अलग टाइप होते हैं, नॉच के अलग अलग टाइप होते हैं। अलग अलग तरीके का डेल्टा अलग अलग तरीके के नॉच रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, और अलग जो अलग अलग तरीके का इंटरेक्शन है उसके बाद अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेल्टा और किस तरीके का नॉच रिसेप्टर का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये हुआ पूरा का पूरा अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट का बात। अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के बाद हम आते हैं लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। अब लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें करवाया जाता है? तो अब हम लोग को देखो यहाँ पे अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के बाद जो टी सेल्स बना है वो डबल पॉजिटिव सेल्स है। मतलब CD4 भी है इसके पास, CD8 भी है इसके पास, टी सेल रिसेप्टर है। ये है डबल पॉजिटिव सेल्स। अब डबल पॉजिटिव सेल्स के बनने के बाद हमको कराना ये होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव सिलेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट होगा नेगेटिव सिलेक्शन, और पॉजिटिव निगेटिव सिलेक्शन एक बार हो गया तो यहाँ पे होगा लीनिएज कमिटमेंट। इन तीनों स्टेप्स को अब थोड़ा सा डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन का बात। तो पॉजिटिव सिलेक्शन देखते हैं। सबसे पहला चीज तो समझते हैं कि पॉजिटिव सिलेक्शन होता कहाँ पे। तो पॉजिटिव सिलेक्शन होता है इन द कॉर्टेक्स रीजन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने डायग्राम को देखा था तो यहाँ पे देखने को मिला था हम लोग को कि जो डबल पॉजिटिव सेल्स हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? कॉर्टेक्स में हुआ है। तो इस डबल पॉजिटिव सेल्स का पॉजिटिव सिलेक्शन जो होगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमको कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही देखने को मिलेगा। अब कैसे होती है ये चीजें तो समझो। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है पॉजिटिव सिलेक्शन के दौरान? तो हम लोग बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल यह है हमारा डबल पॉजिटिव टी सेल। डबल पॉजिटिव टी सेल का मतलब इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर होगा
इसके अलावा ये रहा CD4 और ये रहा CD8। इसको हम लोग CD4 बोल दे रहे हैं और उसको CD8 बोल रहे हैं। यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है कॉर्टिकल थाइमिक इपिथेलियल सेल्स। और ये जो कॉर्टिकल थाइमिक इपिथेलियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे MHC1 के साथ सेल्फ पेप्टाइड को प्रेजेंट किया जाता है। तो मान लेते हैं दिस इज MHC1। MHC1 के साथ हमने क्या कर दिया, सेल्फ पेप्टाइड को प्रेजेंट कर दिया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इपिथेलियल कॉर्टिकल थाइमिक इपिथेलियल सेल्स को नाम लिख दे रहा हूं मैं, इट इज कॉर्टिकल थाइमिक इपिथेलियल सेल्स। और कॉर्टिकल थाइमिक इपिथेलियल सेल्स में हमने MHC के साथ सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। अब तीन चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो T सेल रिसेप्टर और इसका जो को रिसेप्टर है ये डू नॉट रिकॉग्नाइज MHC। अगर इसने MHC को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ऐसे सेल्स हमारे काम के नहीं होते हैं, इनको मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि यहाँ पे लो या फिर मॉडरेट एफिनिटी के साथ बाइंडिंग हो सकती है बिटवीन सेल्फ एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स एंड TCR एंड कोरिसेप्टर। अब तीसरा चीज भी देखने को मिल सकता है। तीसरा क्या होता है, हाई एफिनिटी बाइंडिंग with self antigen MHC complex and TCR and co-receptor। अब इन तीनों केसेस में क्या होगा। पहला केस में क्या हुआ, TCR मतलब कि T सेल रिसेप्टर और उसका जो को रिसेप्टर है उसने सेल्फ MHC और एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब जब MHC रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो इस सेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेल्स चले जाएंगे एपोप्टोसिस में और एपोप्टोसिस के बाद इनका डेथ हो जाएगा। और ये जो डेथ हो रहा है इसको कहा जाता है डेथ बाय नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट की वजह से इनका डेथ हो जाएगा। सेकेंड केस ये है कि यहाँ पे सेल्फ एंटीजन और MHC के साथ मॉडरेट बाइंडिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे जब मॉडरेट बाइंडिंग होती है तो ये सेल्स सरवाइव कर सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन हो रहा है इसे कहा जाता है पॉजिटिव सिलेक्शन। थर्ड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ एंटीजन और MHC के साथ बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी के साथ बाइंडिंग हुई है। और ये हाई एफिनिटी के साथ जब MHC के साथ बाइंड कर रहा है तो इस तरीके के सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया तो बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, एपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा निगेटिव सिलेक्शन। तो देखो पॉजिटिव सिलेक्शन तो ओनली और ओनली कहाँ देखने को मिल रहा है, हमको कॉर्टेक्स में देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव सिलेक्शन ओनली और ओनली कॉर्टेक्स में देखने को मिल रहा है, जहां पे वो डबल पॉजिटिव सेल्स जिन्होंने सेल्फ एंटीजन और MHC के साथ लो एफिनिटी से या फिर मॉडरेट एफिनिटी के साथ बाइंडिंग करी है उनको सरवाइव होने दिया जाएगा। इसे कहा जाएगा पॉजिटिव सिलेक्शन। लेकिन यहीं पे एक और फिनोमिनन होता है जिसे कहा जाता है निगेटिव सिलेक्शन। और इस निगेटिव सिलेक्शन में क्या होगा, निगेटिव सिलेक्शन के दौरान वो
डबल पॉजिटिव टी सेल्स जो कि सेल्फ एमएचसी के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंडिंग करते हैं, उनको एपोप्टोसिस से मार दिया जाता है। अब ये जो सिलेक्शन है इसको कहा गया निगेटिव सिलेक्शन। अब अल्टीमेटली ये जो सेल्स हैं जिनको पॉजिटिवली सेलेक्ट किया गया है, ये पॉजिटिवली सेलेक्टेड सेल्स कॉर्टेक्स को छोड़ के आ जाएंगे मेडुला में, और यहाँ पे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स। इसके अलावा यहीं पे प्रेजेंट होते हैं मेडुलर इपिथेलियल, मेडुलर सर थाइमिक। हाँ, वॉइस का बहुत इशू हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब चाहे जो डेंड्राइटिक सेल में क्या होता है, डेंड्राइटिक सेल्स यहाँ पे एमएचसी के साथ सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये जो एंटीजन प्रेजेंट किया गया है सेल्फ एंटीजन। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे मेडुलर थाइमिक एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है जिसे कहा जाता है AIRE। AIRE के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सप्रेस करवा सकते हैं। टिश्यू स्पेसिफिक सेल्फ एंटीजन को एक्सप्रेस करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स आए हैं पॉजिटिवली सेलेक्टेड सेल्स, तो ये हैं पॉजिटिवली सेलेक्टेड सेल्स। ये पॉजिटिव सेलेक्टेड सेल्स के पास अपना खुद का टी सेल रिसेप्टर है, CD4 भी है, CD8 भी है, जिसको डबल पॉजिटिव सेल कहा है। अब देखो, जैसे ही ये टी सेल्स जो डबल पॉजिटिव है वो अब मेडुला के अंदर जैसे ही सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ऐसे सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। अगर मेडुला के अंदर इन्होंने सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया तो यहाँ पे इनको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो इस सिलेक्शन को भी क्या कहा जाएगा, इस सिलेक्शन को भी कहा जाएगा निगेटिव सिलेक्शन। तो अब निगेटिव सिलेक्शन को देखो, तो निगेटिव सिलेक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है हमको। तो निगेटिव सिलेक्शन पहली बात तो कॉर्टेक्स में भी होता है और दूसरी बात मेडुला में भी होता है। कॉर्टेक्स में किसको निगेटिवली सेलेक्ट किया जाता है, तो ऐसे सेल्स जो कि हाई एफिनिटी के साथ एमएचसी के साथ बाइंड करते हैं, जबकि मेडुला के अंदर ऐसे सेल्स को निगेटिवली सेलेक्ट करते हैं जो कि सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर इसको नट सेल में देखो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, तो जैसे ही अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के बाद जो डबल पॉजिटिव टी सेल बना है, वो डबल कॉर्टेक्स के अंदर इसको एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा कॉर्टिकुलर थाइमिक एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर जो है वो एमएचसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उन सेल्स को मार दिया जाएगा। इसे कहा जाएगा डेथ बाय नेग्लेक्ट। ऐसे भी टी सेल्स होंगे जो कि लो एफिनिटी के साथ बाइंड करेंगे, वो सरवाइव कर लेंगे, दे आर पॉजिटिवली सेलेक्टेड सेल्स। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टी सेल्स बहुत ज़्यादा एफिनिटी के साथ एमएचसी के साथ बाइंड करेंगे, उनको एपोप्टोसिस के थ्रू मार दिया जाएगा। ये चीज़ कहलाएगा निगेटिव सिलेक्शन। अब यही जो पॉजिटिवली सेलेक्टेड सेल्स हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक सेल एंटीजन्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब इस डबल पॉजिटिव सेल्स ने खुद के सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया मेडुला में, तो ये सेल्स को निगेटिव सिलेक्शन के द्वारा किल कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद
यहाँ पे जैसे ही ये निगेटिव सिलेक्शन हो जाता है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है हम लोगों को, कमिटमेंट स्टेप देखने को मिल सकता है। अब कमिटमेंट स्टेप किसके लिए, तो अब देखो यहाँ पे डबल पॉजिटिव सेल्स हैं, मतलब CD4 सेल्स भी हैं और CD8 भी एक ही सेल के ऊपर है। तो अब या तो इससे CD4 सेल का फॉर्मेशन हो या तो CD8 सेल्स का फॉर्मेशन हो, दोनों तरीके के को रिसेप्टर एक ही सेल्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लीनिएज कमिटमेंट देखने को मिलेगा हमको। अब लीनिएज कमिटमेंट कैसे कराया जाता है इसको समझो। अभी तक पॉजिटिव सिलेक्शन और निगेटिव सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है, लीनिएज सिलेक्शन कैसे कराया जाता है इस चीज को समझो। तो जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे लीनिएज सिलेक्शन की बात करते हैं, हमारे पास 3 मॉडल्स हैं लीनिएज कमिटमेंट के लिए। अब लीनिएज कमिटमेंट के जो मॉडल्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला मॉडल की बात कर रहे हैं, पहला मॉडल है इंस्ट्रक्टिव मॉडल। अब ये इंस्ट्रक्टिव मॉडल क्या कहता है, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये हो गया कोई एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में ये रहा MHC1 और MHC1 के ऊपर ये रहा एंटीजन। सेम अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो इसके ऊपर क्या देखने को मिल सकता है हमको, MHC2 का एक्सप्रेशन भी देखने को मिल सकता है और MHC2 के ऊपर भी एंटीजन को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब वो टी सेल्स, वो डबल पॉजिटिव टी सेल्स जो पहले MHC1 के साथ रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे टी सेल्स जो पहले MHC1 के साथ इंटरेक्ट कर लिए वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाएंगे, और वो टी सेल्स जिन्होंने MHC2 को रिकॉग्नाइज किया है वो टी हेल्पर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलता है सेल्स को कि जो जिस तरीके के MHC को रिकॉग्नाइज करेगा उस तरीके से वो सेल्स में कमिट होगा। दूसरा मॉडल कहलाता है स्टोकैस्टिक मॉडल। अब ये स्टोकैस्टिक मॉडल क्या है, तो स्टोकैस्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग रेंडमली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और किसका डाउन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, किसी एक MHC का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 सेल्स मान लेते हैं। अब इस सेल में रेंडमली क्या स्टार्ट हो जाएगा, CD4 तो हाई अमाउंट में बनेगा लेकिन CD8 का एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से टी हेल्पर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और इस सेल में रेंडमली क्या कर दिया जाएगा, CD8 का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहने दिया जाएगा लेकिन CD4 के एक्सप्रेशन को कम कर दिया जाएगा, तो इससे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहलाता है हमारा स्टोकैस्टिक मॉडल। तीसरा मॉडल यहीं पे डिस्कस करें अगर हम लोग, तो तीसरा मॉडल कहलाता है इट इज काइनेटिक सिग्नलिंग मॉडल। और अभी तक जो सबसे सही मॉडल लगता है वो ये मॉडल ही है। अब ये काइनेटिक सिग्नलिंग मॉडल क्या कहता है, तो काइनेटिक सिग्नलिंग मॉडल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये रहा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या किया है, यहाँ पे एंटीजन को प्रेजेंट किया MHC के साथ। MHC के साथ हमने एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया, तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा टी सेल्स के द्वारा, डबल पॉजिटिव टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब डबल पॉजिटिव टी सेल्स में से कौन सा सेल्स बनेगा, तो देखो जब यहाँ पे बाइंडिंग हुई और इस टी सेल को कंटिन्यूअस सिग्नल मिले। अब कंटिन्यूअस सिग्नल तो तब मिलेगा जब यहाँ पे बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
तो कंटिन्यूअस सिग्नलिंग मिलेगा तो वो सेल बनेगा टी हेल्पर सेल। और इसमें अगर सिग्नल इंटरप्टेड हो जाए, इंटरप्टेड सिग्नल, तो वहां पे बनता है हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको ये डबल पॉजिटिव सेल से क्या देखने को मिलता है, सिंगल पॉजिटिव सेल्स देखने को मिल जाते हैं। इसी को कहा जाता है लीनिएज कमिटमेंट। तो अभी तक तुमने क्या देखा, जल्दी जल्दी एक बार फट से रिवाइज कर ले थाइमस के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये था थाइमस। थाइमस में सबसे नीचे वाले रीजन को हमने मेडुला कहा था। यहाँ पे कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन था। ये था तुम्हारा कॉर्टेक्स और ये था तुम्हारा सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स। नाम भी लिख दे रहा हूँ मैं फटाफट। ये हो गया सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स, ये हो गया तुम्हारा कॉर्टेक्स, ये हो गया कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन और ये रीजन हो गया तुम्हारा मेडुला। अब हुआ ये कि जो तुम्हारे सेल्स थे वो कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से आए और ये थे डबल निगेटिव 1 सेल्स। डबल निगेटिव 1 सेल्स में यहाँ पे डेल्टा नॉच सिग्नलिंग हुई, डेल्टा नॉच इंटरेक्शन हुआ। डेल्टा नॉच इंटरेक्शन के बाद यहाँ पे ये सेल कमिट हो गया कि हाँ भाई टी सेल ही बनाना है, और ये डिवाइड होके बना DN2 सेल्स। DN2 सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, ये जो DN2 सेल्स हैं यहाँ पे बीटा चेन का अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, रीअरेंजमेंट होता है बीटा चेन का, VDJ रिकॉम्बिनेशन। उसकी वजह से बनते हैं डबल निगेटिव 3 तरीके के सेल्स। और ये जो डबल निगेटिव 3 सेल्स होते हैं इनमें होता है बीटा सिलेक्शन। बीटा सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे जो डबल निगेटिव सेल्स हैं DN3 सेल्स, उनके ऊपर बीटा चेन का रीअरेंजमेंट हो जाना चाहिए प्री अल्फा, और उसके साथ CD3 का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्री टी सेल्स बना है कि नहीं बना है, प्री टी सेल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक किया जाता है। जैसे ही ये हो जाता है ये सेल्स डबल पॉजिटिव सेल्स बन जाते हैं, सॉरी डबल निगेटिव 4 सेल्स बनते हैं, और ये डबल निगेटिव 4 सेल्स में अल्फा चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अल्फा चेन का रीअरेंजमेंट होता है, और अल्फा चेन के रीअरेंजमेंट के बाद डबल पॉजिटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डबल पॉजिटिव सेल्स का पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन यहीं पे कॉर्टेक्स में होता है। उसके बाद ये सेल्स मेडुला में जाते हैं और यहाँ पे निगेटिव सिलेक्शन होता है, और निगेटिव सिलेक्शन के बाद सिंगल पॉजिटिव सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये सिंगल पॉजिटिव सेल्स वापस ब्लड वेसल के थ्रू चले जाते हैं, और जाने के बाद ये जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये लोग क्या करते हैं, एंटीजन के साथ इनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये अभी तक लेट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में देखने को मिला। लेकिन और भी कुछ चीजें होती हैं। हमने जब टी सेल के बारे में पढ़ा था तो एक तरीके का टी सेल को हम, अच्छा ये चीज भी समझने लायक चीज है कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि कौन से तरीके के सेल्स बनेंगे। तो लीनिएज कमिटमेंट इसको कहा है हमने। तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लीनिएज कमिटमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है THPOK। अगर इसका एक्सप्रेशन होता है तो उसकी वजह से CD4 सेल्स मतलब टी हेल्पर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर THPOK की जगह पे RUNX3 का एक्सप्रेशन हो जाए तो वहां पे CD8 यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जैसे कि THPOK और RUNX3 जो हैं ये भी लीनिएज कमिटमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर THPOK का एक्सप्रेशन हो तो CD4 सेल्स बनेंगे, RUNX3 का एक्सप्रेशन हो तो CD8 सेल्स बनेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे। हमने ये देखा था कि कुछ तरीके के सेल्स जिन्हें नेचुरल किलर टी सेल्स कहा था,
वो कैसे बनते हैं, तो नेचुरल किलर टी सेल्स कैसे बनते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे डबल पॉजिटिव सेल्स का, डबल पॉजिटिव सेल से ही क्या हो सकता है, नेचुरल किलर टी सेल्स बन सकते हैं और ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं इननेट इम्यूनिटी में। अब ये चीज कैसे बनती है, तो समझो हमने क्या बोला कि डबल पॉजिटिव सेल्स में यहाँ पे होना है, अब डबल पॉजिटिव से जब इसको सिंगल पॉजिटिव सेल्स बनना है तो वहाँ पे एक निगेटिव सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, और निगेटिव सिलेक्शन के लिए हम लोग सेल्फ एंटीजन को एमएचसी के साथ प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये डबल पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं वो ना तो MHC1 को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना तो MHC2 को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं CD1 को, नॉट MHC1 और MHC2। MHC1 या फिर MHC2 को रिकॉग्नाइज ना करके ये रिकॉग्नाइज करते हैं CD1 को। अब याद करो CD1 जो था ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है, वो एंटीजन होते हैं ग्लाइको प्रोटीन। अब जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन CD1 के ऊपर हैं तो वो डबल पॉजिटिव सेल्स जो कि इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा वो नेचुरल किलर टी सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा, और डिफरेंशिएट होने के बाद आगे की चीजें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और टी सेल बन सकता है जिसको हमने कहा था टी रेगुलेटरी सेल्स। अब ये टी रेगुलेटरी सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी चीजें समझ लेते हैं। तो पहली बात देखो, जब हम लोग पॉजिटिव सिलेक्शन कर रहे थे तो जो हमारे जब हम लोग पॉजिटिव सिलेक्शन कर रहे थे तो कुछ सेल्स थे जिन्होंने एमएचसी के साथ बाइंडिंग करी थी हाई एफिनिटी से। तो जब पॉजिटिव सिलेक्शन के दौरान कुछ सेल्स एमएचसी के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करते थे तो हम उन सेल्स को निगेटिव सिलेक्शन से मार दिया करते थे, लेकिन कुछ सेल्स को हम लोग संभाल के रखते थे और ये सेल्स नहीं मरते थे। और ये सेल्स अब क्या करते थे, इनके अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है FOXP3 का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता था, और जैसे ही FOXP3 का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता था ये लोग टी रेगुलेटरी सेल्स बन सकते थे। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 5 का रिसेप्टर्स होता था, और ये इंटरल्यूकिन 2 और 5 टी रेगुलेटरी सेल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली देखो तो क्या हुआ, पॉजिटिव सिलेक्शन के दौरान कुछ सेल्स जिन्होंने एमएचसी के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी के साथ बाइंडिंग करी थी वो सेल मरते नहीं हैं, उन सेल्स में FOXP3 का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 5 की सहायता से ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स में। और ये जो टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसे टी रेगुलेटरी सेल्स जो कि बन रहे होते हैं इन द थाइमस, तो ऐसे टी रेगुलेटरी सेल्स जो थाइमस में बनेंगे उन्हें कहा जाता है थाइमिक टी रेगुलेटरी सेल्स, उन्हें कहा जाता है थाइमिक टी रेगुलेटरी सेल। और ऐसे सेल जो बन रहे होते हैं पेरीफेरी में, वैसे सेल्स कहलाते हैं पेरीफेरल टी रेगुलेटरी सेल्स। और ये जो टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, तो दे कैन रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स।
ये लोग इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? तो ये लोग सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 10, साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 10 के साथ टीजीएफ बीटा, और ये इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा इनहिबिट कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स को। और इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट करने के अलावा दिस सेल्स कैन किल सेवरल एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो ये जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं, एक बार जब ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा का एक्सप्रेशन प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जैसे ही इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा बनेगा इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये इम्यून रिस्पॉन्स इनहिबिट हो जाएगा, साथ ही साथ इसके अलावा ये लोग कुछ एक्टिवेटेड टी सेल्स को मार सकते हैं, और जो इम्यून रिस्पॉन्स जिस तरीके से जनरेट हो सकता था उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इतने तरीके की चीज़ें होती है तुम्हारे टी सेल्स के डेवलपमेंट के दौरान। तो अगर हम टी सेल्स के डेवलपमेंट को कुछ स्टेप्स में क्लासीफाई करना चाहें तो आराम से इसे 5-6 स्टेप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो जल्दी से उन स्टेप्स को देखते हुए रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़े, उसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला चीज़ अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट होता है। तो अर्ली स्टेज के दौरान सबसे पहला चीज़ तो ये होना चाहिए कि जो प्री टी सेल्स हैं वो कमिट हो जाएं। कमिटमेंट ऑफ हिमेटोपोएटिक प्रीकर्सर टू टी सेल्स लीनिएज। पहला स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हिमेटोपोएटिक प्रीकर्सर को टी सेल लीनिएज के लिए कमिटमेंट करते हैं, और यहाँ पे ये होता है बाय द डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। दूसरा चीज क्या देखने को मिलता है अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के दौरान ही, टीसीआर का जीन का रीअरेंजमेंट होता है। हमने देखा कि सबसे पहले बीटा चेन का रीअरेंजमेंट होगा। बीटा चेन प्री अल्फा चेन के साथ मिलके और CD3 के साथ मिलके प्री टी सेल रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगा। प्री टी सेल रिसेप्टर के बाद यहाँ पे अल्फा चेन का रीअरेंजमेंट होता है, और इससे मैच्योर टी सेल रिसेप्टर का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है हमको। तीसरे स्टेज में हमको क्या देखने को मिलता है, तीसरे स्टेप के दौरान यहाँ पे अब एक बार जब टी सेल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हो गया तो CD4 एंड CD8 का एक्सप्रेशन होता है, और जैसे ही CD4 और CD8 का एक्सप्रेशन होता है डबल पॉजिटिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन हमने देखा होता है कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। उसके बाद पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद मेडुला में होता है निगेटिव सिलेक्शन। अब ये निगेटिव सिलेक्शन कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों जगह पे होता है। अब एक बार पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन हो गया तो एक लीनिएज को डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे टी हेल्पर सेल बनेगा कि टी साइटोटॉक्सिक सेल बनेगा, और अल्टीमेटली फिर यहाँ से ये लोग एग्जिट कर जाते हैं, एग्जिट फ्रॉम थाइमस। अब ये चीज कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थाइमस से टी सेल्स एग्जिट कैसे करते हैं। तो उसके लिए जैसे ही टी सेल्स में कमिटमेंट हो जाता है लीनिएज का कि वो टी हेल्पर सेल बनने वाला है कि टी साइटोटॉक्सिक सेल बनने वाला है, इसमें एक्सप्रेशन होता है एक जीन का, और वो जीन कहलाता है स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट
रिसेप्टर, स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट रिसेप्टर का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। और जैसे ही स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट का एक्सप्रेशन होता है, इट बाइंड विथ स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट, और जैसे ही ये और ये कहाँ पे बाइंड होता है? इन द कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। तो जैसे ही लीनिएज डिटर्मिनेशन हो जाता है, लीनिएज डिटर्मिनेशन के बाद टी सेल्स के ऊपर स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है, और ये स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट के साथ कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन में बाइंड करता है, जिसके बाद अब ये सेल एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम द थाइमस, और एग्जिट करने के बाद ये लोग जा सकते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर किस तरीके की चीजें चलती हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। तो इतनी सारी चीजें हमको देखने को मिली टी सेल के डेवलपमेंट के दौरान। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिए, तो चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है एनिमल टिश्यू कल्चर। और एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए हमने प्लेट बनाया हुआ है, और इस प्लेट में एनिमल टिश्यू कल्चर मीडिया डालने के बाद इनके ऊपर स्ट्रोमल सेल का एक लेयर बिछा दिया। तो ये है तुम्हारा एटीसी मीडियम। इस एटीसी मीडियम के ऊपर स्ट्रोमल सेल का एक लेयर बिछा हुआ। अब इसने क्या किया, बोन मैरो से आइसोलेट किए हुए स्टेम सेल्स को इंजेक्ट डाल दिया है। अब दो तरीके के बोन मैरो स्टेम सेल्स थे। एक बोन मैरो जिसके अंदर नॉच 1 जो है उसका एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर नॉच 1 का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। तो बताओ, अगर नॉच 1 का एक्सप्रेशन हो रहा है तो कौन सा सेल बनेगा? बी सेल बनेगा कि टी सेल बनेगा कि नेचुरल किलर सेल बनेगा? और अगर नॉच 1 का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो कौन से तरीके का सेल बनेगा, बी, टी या नेचुरल किलर? बोलो जल्दी से। जहाँ पे नॉच 1 का एक्सप्रेशन हो रहा है वहाँ पे टी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि हमारे जो भी सेल्स हैं जिसको हमने डबल नेगेटिव 1 सेल बोला था, जैसे ही वो कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन से इंटर करता है, नॉच 1 डेल्टा के साथ इंटरेक्ट करता है, तब जाके वो टी सेल्स में डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो वो बी, टी या नेचुरल किलर सेल तीनों में से कुछ भी बना सकता था। तो अगर नॉच 1 प्रेजेंट है तो थाइमस के अंदर टी सेल्स बन सकता है। लेकिन अगर इस सेल में हमने क्या कर, अच्छा ये एनिमल टिश्यू कल्चर मीडिया का यूज किए हैं, तो यहाँ पे थाइमस का जरूरत नहीं, यहाँ पे स्ट्रोमल सेल है ही है, हम लोग को आराम से। अगर नॉच 1 नहीं है तो यहाँ पे टी सेल की जगह पे क्या बनेगा, बी सेल्स बनेंगे, और बी सेल्स जब बनेंगे तो फिर टी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो चीज हमने पढ़ी थी टी सेल रीअरेंजमेंट के दौरान उसकी बात करते हैं। हम एक ग्राफ बना रहे हैं।
अब ग्राफ में हम लोग एक तरफ देख रहे हैं एज और दूसरी तरफ देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ टी सेल्स। यहाँ पे एक ग्राफ तो कुछ ऐसा बन रहा है और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। हमने इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2। अब ये टी सेल्स हैं तो टी सेल के ऊपर हमको दो तरीके के टी सेल रिसेप्टर हो सकते हैं। एक तो अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर हो सकता है और दूसरा हो सकता है गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर। इसको हम बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी। तो चलो जल्दी से बता दो कि इस जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो किसके लिए है और जो सेकेंड वाला ग्राफ है वो किसके लिए है। सर वीडियो प्रॉब्लम सर, वीडियो बहुत स्लो चल रहा है सर, पता ही नहीं चलता है क्या दिए हो रहा है। अभी तक क्वेश्चन दिखा कि नहीं सामने स्क्रीन पे? सर अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आया कि ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग एज लिए हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग परसेंटेज ऑफ द टी सेल लिए हैं। दो ग्राफ मिल रहा है हमको। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है नंबर कम हो रहा है, दूसरा ग्राफ में जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर बढ़ रहा है। अब हमको पता है टी सेल के ऊपर दो तरीके के रिसेप्टर हो सकते हैं, अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर, दूसरा हो सकता है गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है वो कौन से तरीके के टी सेल रिसेप्टर के लिए है और ये जो दूसरा वाला ग्राफ है वो कौन से तरीके के टी सेल रिसेप्टर के लिए है? बताओ। फिर दूसरा वाला अल्फा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर और पहला वाला अल्फा बीटा। एकदम सही बात। कल हमने देखा था कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर गामा और डेल्टा वाले टी सेल रिसेप्टर का नंबर होता है ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है गामा डेल्टा वाले का नंबर कम होने लग जाता है और जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया सेकेंड बात। थर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग किए भी थे। चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया कि एक F1 माउस लिया जो बना हुआ है ए और बी के क्रॉस करने की वजह से, और इस F1 माउस को हमने मान लो कोई एक्स वायरस है उससे इन्फेक्ट करवा दिया। इन्फेक्ट करवाने के बाद हमने कुछ दिन वेट किया, वेट करने के बाद हमने उसके स्प्लिन को आइसोलेट किया और स्प्लिन से टी सेल्स लेके, और ये जो टी सेल हैं दिस आर टी साइटोटॉक्सिक, और ये टी सेल्स को दो एलिक्वेट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने सेल्स लिए, सेल फ्रॉम ए पेरेंट, ए वाला जो पेरेंट है उससे सेल लिए और ये जो है इस सेल को एक्स का इन्फेक्शन हो गया है, एक्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। सेम यहाँ पे हमने सेल लिया फ्रॉम द बी पेरेंट और इसको भी एक्स वायरस का इन्फेक्शन करवा दिया गया। तो बताओ कि ये जो टी सेल्स हैं वो इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं तो किलिंग होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सेम क्वेश्चन वहां यहीं पे, किलिंग होगा कि नहीं होगा? चलो जल्दी बोलो। तो इस केस में जब हमने ए, फर्स्ट केस में
किलिंग होगा नहीं होगा? फर्स्ट केस में, दोनों केस में किलिंग होगा ना सर? यस, दोनों के दोनों केस में क्या देखने को मिलेगा हमको? किलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने वहां पे एक फिनोमिनन का पढ़ा था जिसको कहा था हमने रेस्ट्रिक्शन। थोड़ा डिटेल में बोलो तो सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्शन। अब सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्शन किसको कहा था हमने? कि देखो, अब टी सेल्स उन्हीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा जो कि अपने खुद के एमएचसी के साथ प्रेजेंट किए गए। अब ये वाला जो माउस है वो A/B, मतलब इसके पास दोनों तरीके के एमएचसी पाए जाते हैं। अब सेल ए, पेरेंट ए से लो तो ए का एक्सप्रेशन इसमें हो रहा है तो किलिंग होगी, क्योंकि सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्ट है। तो पैथोलॉजी को रिकॉग्नाइज करके एमएचसी के साथ हम लोग मार सकते हैं। सेम यहाँ पे हमने क्या किया, बी पेरेंट से लिया तो इसके पास बी का एक्सप्रेशन भी हो रहा है, तो इसको भी क्या देखने को मिलेगी? हमको किलिंग देखने को मिलेगी। इसको सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। लेकिन आज इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। चलो अब एक स्टेप ऐसे बढ़ाते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पे फिर से वही सर वीडियो नहीं दिख रहा है। F1 नेटवर्क गया है, थोड़ा देर में दिखने लग जाएगा। तब तक मैं लिख ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दिखा वीडियो? यस सर। ठीक, चलो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि हमने सेम वही AB वाले F1 माउस को लिया और उसके पास जो MHC होगा, जाहिर सी बात है कि A वाला एलील भी होगा और B वाला एलील भी होगा। उस माउस में पहले तो हमने किया थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी का मतलब होता है उसके थाइमस को हमने रिमूव कर दिया। दूसरा बात हमने क्या किया, इसको लीथल एक्सरे का रेडिएशन दिया। चलो तो मेरे को सबसे पहले बताओ थाइमेक्टोमी का मतलब क्या था? सर थाइमस को निकाल देंगे ना सर, थाइमस ग्लैंड को। हाँ चलो, तो मतलब इस AB माउस में से थाइमस को निकाल दिया गया, तो वो थाइमस जो AB टाइप का था वो निकल गया है। दूसरा ये चीज बताओ कि लीथल एक्स रेडिएशन देने की वजह से क्या होगा? उस माउस के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो मारे जाएंगे। ठीक, अब ये जो AB वाला माउस था उसमें हमने थाइमेक्टोमी करके थाइमस को रिमूव कर दिया, लीथल एक्सरे रेडिएशन दिया, तो जितने भी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे उसमें से वो लोग मारे गए। अब इसके बाद हमने ये जो माउस है उसमें स्ट्रेन B से थाइमस को ले आके ग्राफ्ट कर दिया और इसके बोन मैरो में वापस AB टाइप वाले हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल को ग्राफ्ट कर दिया गया है और इसको अब X वायरस से इन्फेक्ट कर रहे हैं। और इन्फेक्ट करने के बाद क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। A पेरेंट से सेल लिए जिसको X का इन्फेक्शन है। दूसरा B पेरेंट से सेल लिए
जिसको X का इन्फेक्शन है और यहाँ पे एक पेरेंट से हमने सेल लिया है लेकिन इसको X का इन्फेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इस केस को पूछ रहा हूँ कि ए पेरेंट से हमने सेल ले लिया और इसको इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या ये सेल मारा जाएगा, यस और नो? नहीं मरेगा सर। नहीं मरेगा। और क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि सर इसके पास तो इसका ग्राफ्ट किया हुआ वो है ना, टी सेल। नहीं मरेगा क्योंकि इन्फेक्शन इन्फेक्शन ही नहीं है। तो अभी इसके पास सर, जब एक और इन्फेक्शन ही नहीं नहीं है है। तो इसको टी सेल का, यहाँ पे इस केस में बोल रहा हूँ, थर्ड वाला केस। फर्स्ट वाले सर, केस की वीडियो अगर नहीं बात दिख रहा करें तो फर्स्ट वाले केस में ए को इन्फेक्शन, अच्छा चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा, नेटवर्क दिखा रहा है मेरे में। नहीं दिख रहा है सर। जस्ट एक सेकंड रुको। सर ए बी सी कर दिया तो ठीक रहता। अब आ रहा है। अब आया? जी सर आया, लेकिन अभी ठीक, वीडियो चलो। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। जी आ गया। आ गया? जी दिखा अब? जी सर। चलो देखो, अब यहाँ पे हमने Yes, क्या sir. किया है, ए से पेरेंट सेल को लिया लेकिन उसको एक्स का इन्फेक्शन नहीं है, तो वो मारा जाएगा क्या? नहीं मारा जाएगा Yes. क्योंकि एंटीजेनिक पेप्टाइड, ठीक है। जी जब एंटीजन ही नहीं है तो फिर इसको मारने का सवाल तो उत्पन्न ही नहीं होता। अब क्वेश्चन आती है यहाँ पे, सेल है ए पेरेंट से और इसको इन्फेक्शन भी है, मतलब एंटीजन का पेप्टाइड है, मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा? सर इसमें कैसे मारेगा सर? तो उसका एंटीजन तो इसमें भी है ना, ग्राफ्ट किए हैं उसमें। सॉरी चलो उसका मैं बता जी दे रहा हूँ, नहीं मारा जाएगा। मारा जाएगा। क्यों नहीं मारा? नहीं मारा जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा? तो उसका रीजन समझो। देखो उसका रीजन ये है कि हमने जब इसमें से थाइमेक्टोमी कर दिया, थाइमेक्टोमी करने के बाद यहाँ से थाइमस रिमूव कर दिया था। अब थाइमस रिमूव जी। करने का मतलब यहाँ पे थाइमस में ए और बी वाला जो एलील है वो खत्म। अब हमने स्ट्रेन बी से लाके यहाँ पे क्या किया है, थाइमस को ग्राफ्ट किया है, तो इस थाइमस के अंदर ओनली और ओनली बी वाला एलील होगा। और याद करो सिलेक्शन जो होता है वो होता है कहाँ पे, थाइमस के अंदर। तो थाइमस के थाइमस अंदर में। उन्हीं बी सेल्स को छाटा जाएगा जो कि बी के अगेंस्ट में बने हुए होंगे। आवाज आ रही है? जी 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 सर। तो देखो जब हमने इसमें बी का ग्राफ्ट किया तो ओनली उन टी सेल्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि बी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे। ए के अगेंस्ट वाले तो सेलेक्ट ही नहीं किए जाएंगे, तो वो तो ए को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। यस और नो? जी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वो लोग इस सेल्स को नहीं मार पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब बी वाला पेरेंट से हमने सेल लिया और उसको इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे जो थाइमस है वो भी कहाँ से आया है, बी से आया है। बी से। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इस बी वाले पेरेंट को मारा जा सकता है। पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट से जो सेल है और जिस सेल है उस सेल को किल किया जा सकता है। समझ में आ गया कहानी? जी तो अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इंपॉर्टेंट। अब कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि यहाँ पे जो भी सेल्फ रेस्ट्रिक्शन होता है, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस इन द थाइमस। तो तुमको उसके जीनोटाइप से मतलब नहीं है, तुमको ये देखना पड़ेगा कि थाइमस का जीनोटाइप कैसा है। तुमको अगर थाइमस का जीनोटाइप समझ में आएगा तब थाइमस में जिस तरीके का जीनोटाइप है उसी तरीके के एमएचसी होंगे थाइमस में, और उसी तरीके के टी सेल्स का प्रोडक्शन होगा
जो कि उस एमएचसी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो दूसरे एमएचसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो वहां पे किलिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना? नहीं। चलो ठीक है। अब सिंपल सा एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का मैं पूरा ग्राउंड बता देता हूँ। देखो, हम लोग अभी के टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं जिसे कहा जाता है FACS। फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सिस्टम। फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल का पॉपुलेशन है, और अलग अलग सेल्स के ऊपर अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होता है। वीडियो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं दिख रहा है? शाबाश, दिखेगा थोड़ी देर में जब नेटवर्क आएगा। तब तक मैं इंस्ट्रूमेंट बना के रेडी रखता हूँ, दिखेगा तो बता देना मेरे को। जी। अब दिखा वीडियो? सर दिख रहा है सर। चलो, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। और फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सिस्टम में क्या होता है तो समझो। मान लो हमारे पास सेल का पॉपुलेशन है और इन सेल्स के ऊपर अलग अलग तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उसको मैं अलग अलग कलर से दिखाया हूँ। यहाँ पे देखो, रेड कलर से दिखाया हूँ एक तरीके के एंटीजन को, और एक को मैं दिखाया हूँ ब्लू कलर से। अब फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सिस्टम में ये होता है कि मशीन का जो अगर आउटलाइन डायग्राम देखो तो उसमें होता क्या है, एक बहुत पतला सा कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे एक बार में एक ही सेल्स क्या हो सकता है, जा सकता है। इसमें एक लेजर लगा हुआ होता है जिससे लेजर लाइट कंटिन्यूअसली इन सेल्स के ऊपर पड़ रहा होता है और इस लेजर लाइट को डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जा रहा होता है। अगर हम लोग क्या कर दें, ये जो अलग अलग एंटीजन है उसको अगर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से टैग कर दिया जाए, उसके ऊपर फ्लोरोसेंट प्रोटीन को टैग कर दिया जाए, तो उससे होगा ये कि जैसे ही उसके ऊपर लेजर लाइट पड़ेगा वो किसी न किसी इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही वो किसी इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, डिटेक्टर को पता चल जाएगा कि कुछ लाइट को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है। अब
अलग अलग तरीके के अगर तुम फ्लोरोसेंट टैग को यूज करोगे तो लाइट जो एब्जॉर्ब होगा वो अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट एब्जॉर्ब होगा, तो डिटेक्टर डिटेक्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे तुमने दो तरीके का फ्लोरोसेंट टैग यूज किया, एक रेड और एक ग्रीन। अब जब लेजर रेड वाले के ऊपर रेड वाले मान लो कि एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी था उस एंटीबॉडी के ऊपर रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन को हमने ऐड कर दिया था, तो जैसे ही इसके ऊपर लेजर पड़ेगा ये जो रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन है वो क्या होगा, सिग्नल देगा और सिग्नल डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और वो एंटीबॉडी जो कि दूसरे तरीके के सेल्स के अगेंस्ट में बनी है और उसके ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, जैसे ही उसके ऊपर लेजर पड़ेगा वो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट देगा। तो अलग अलग फ्लोरोसेंट की वजह से क्या होगा, जब सेल्स इसमें से पास होंगे डिटेक्टर क्या कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। और जैसे ही वो सेल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कनेक्टेड होता है वोल्टेज से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है। जैसे ही डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर तरीके का सेल्स है, उसके द्वारा इन सेल्स के ऊपर चार्ज जनरेट किया जा सकता है। मान लो कि हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल दिया कि जब भी रेड कलर का फ्लोरोसेंट सिग्नल मिले उसके ऊपर उस सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देना है, और जहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल मिले वहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देना। जैसे ही ये चीज होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेल को उसके चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले जो सेल्स हैं वो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो निगेटिव सेल्स जो हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, आराम से सेपरेट सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, मशीन का नाम है फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पे पहली बात तो इसे सॉर्टिंग किया जा सकता है, दूसरा बात यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि किस तरीके के सेल्स यहाँ पे ज्यादा मात्रा में हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग टी सेल्स के ऊपर दोहरा रहे हैं। इधर हमने क्या किया है, CD4 सेल्स का नंबर ले रहे हैं और जो CD4 सेल्स हैं उनको हमने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन से टैग कर दिया है। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, CD8 सेल्स को ले रहे हैं जिसको हमने रेड कलर के फ्लोरोसेंट प्रोटीन से टैग कर दिया है। अब हमने फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग करी, उसके बाद हमको कुछ ऐसा सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब ऐसा सिग्नल देखने को मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के सेल्स ज्यादा हैं। अब उसको समझने के लिए तुमको बस ग्राफ पढ़ने आना चाहिए। अब ग्राफ कैसे पढ़ोगे, तो देखो यहाँ पे CD8 का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे CD8 का अमाउंट कम है, मतलब ये जो सेल्स होंगे वो CD8 माइनस होंगे। जस्ट वही यहाँ पे देखो तो यहाँ पे CD8 का अमाउंट कम है, सॉरी CD4 का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, CD4 माइनस होंगे। मीन्स यहाँ पे ये जो सेल्स है दे आर डबल निगेटिव। तो डबल निगेटिव सेल्स में हमको कुछ स्कैटरिंग देखने को मिलेगा सेल्स का, तो हम नहीं समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये डबल निगेटिव सेल्स का इतना नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो तो CD8 का नंबर कम है लेकिन CD4 का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो कैसे सेल्स होंगे, T हेल्पर सेल्स होंगे। यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो कैसे सेल्स होंगे, इनके पास CD4 तो नहीं होगा लेकिन CD8 होगा, तो यहाँ पे T साइटोटॉक्सिक सेल्स होंगे और यहाँ पे डबल पॉजिटिव सेल्स देखने को मिल सकते हैं। अब इस ग्राफ को देख के तुम लोग ये बता सकते हो कि ये जो सेल का पॉपुलेशन लिया था हमने, उस पॉपुलेशन में T हेल्पर सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब कमिटमेंट वाला स्टेप कंप्लीट किया जा चुका है। T हेल्पर सेल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है। सेल बायोलॉजी के रिसर्च पेपर को देखोगे
तो उसमें तुम इस चीज को देख के बता सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है। सेम वही चीज हम लोग कर सकते हैं एपोप्टोसिस को भी पता करने के लिए। अब ये चीज कैसे पता की जाती है एपोप्टोसिस? तो सिंपल सा चीज करते हैं। देखो, सेल जब मरते हैं तो सेल मर सकते हैं दो तरीके से। एक तो होता है एपोप्टोसिस के थ्रू मर सकते हैं वो लोग, और दूसरा मर सकते हैं वो लोग नेक्रोसिस की वजह से, ठीक है। तो जो भी सेल नेक्रोसिस की वजह से मरते हैं उनको प्रोपेडियम आयोडाइड के साथ टैग किया जा सकता है, और जो सेल एपोप्टोसिस से मरते हैं उनको एनेक्सिन 5 से टैग किया जा सकता है, ठीक है। तो जो प्रोपेडियम आयोडाइड, अब यहाँ पे देखो हमने एक्स एक्सिस पे रखा है प्रोपेडियम आयोडाइड को, सॉरी एक्स एक्सिस पे एनेक्सिन 5 रखा है, वही एक्सिस पे प्रोपेडियम आयोडाइड को रखा है। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे यहाँ पे एनेक्सिन 5 का सिग्नल ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे एपोप्टोसिस वाले सेल्स होंगे। यहाँ पे भी एनेक्सिन 5 का सिग्नल ज्यादा है, मतलब यहाँ पे भी एपोप्टोसिस वाले सेल्स होंगे। यहाँ पे प्रोपेडियम आयोडाइड का सिग्नल ज्यादा है तो यहाँ पे नेक्रोसिस वाले सेल्स होंगे। तो देखो यहाँ पे ना तो एनेक्सिन 5 वाले बाइंडिंग है, ना तो इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। क्वाड्रेंट को देखो नंबर ऐसे देते हैं 1 2 3 एंड 4। मैं बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पे फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में ना तो एनेक्सिन 5 का सिग्नल देखने को मिल रहा है, ना तो प्रोपेडियम आयोडाइड का सिग्नल देखने को मिल रहा है। मतलब ये कैसे सेल्स हैं? नॉर्मल सेल्स। अभी ये एपोप्टोसिस में नहीं जा रहे हैं। जबकि इस थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एनेक्सिन का सिग्नल तो कम है लेकिन प्रोपेडियम आयोडाइड का सिग्नल ज्यादा है। मतलब ये सेल मर रहे हैं तो किसकी वजह से मर रहे हैं? नेक्रोसिस की वजह से मर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एनेक्सिन 5 का सिग्नल यहाँ पे भी ज्यादा है में, और एनेक्सिन 5 का सिग्नल इस सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ज्यादा है, लेकिन इस सेकेंड क्वाड्रेंट में एनेक्सिन के साथ साथ प्रोपेडियम आयोडाइड का भी सिग्नल देखने को मिलता है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें फायर करते हैं, इसमें अगर सेल देखने को मिल रहा है तो ये सेल अर्ली एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस की अर्ली स्टेजेस में है। और यहाँ पे जो सेल्स देखने को मिलेंगे ये एपोप्टोसिस के लेट स्टेजेस, ठीक है। तो इन चार क्वाड्रेंट में तुम सेल्स का नंबर देख के बता सकते हो कि सेल्स मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, और मर रहे हैं तो किस वजह से मर रहे हैं? नेक्रोसिस की वजह से मर रहे हैं कि एपोप्टोसिस की वजह से मर रहे हैं? अब तो एक्सपेरिमेंट भी तुम कैसे यूज कर सकते हो, चलो तो समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटा सा। और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है। मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, रेस्पिरेटरी इपिथेलियल सेल्स को ले लिया। रेस्पिरेटरी इपिथेलियल सेल नहीं लेते हैं, गलत हो जाएगा। कैंसर सेल्स को ले लेते हैं। हमने क्या किया, कैंसर सेल्स को ले लिया, और कैंसर सेल का हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू कल्चर। अब इस एनिमल टिश्यू कल्चर वाले जो भी मीडिया है उसमें हमने कोई एक एंटी कैंसर ड्रग मिला रहे हैं। हम ऐसा बोल रहे हैं कि यह एंटी कैंसर ड्रग हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एंटी कैंसर ड्रग मिल गया है। हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, एंटी कैंसर का क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। और जब एंटी कैंसर ड्रग का हम लोग ट्रायल करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे हम लोग वही एनेक्सिन 5 लिए हैं,
और यहाँ पे प्रोपेडियम आयोडाइड लिए हैं, प्रोपेडियम आयोडाइड NaCl 5। अब यहाँ पे जो एंटी कैंसरस ड्रग है, हम लोग के पास दो पोटेंशियल एंटी कैंसरस ड्रग है, एक है ए, एक है बी। यहाँ पे ए से जब हमने ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद जब हमने उसका फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग कराया, उसका देखने को मिल रहा है। और सेकेंड वाले में जब हमने बी वाले पोटेंशियल एंटी कैंसरस ड्रग से ट्रीट किया है, उसका ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब तुम लोग के हिसाब से ए वाला एंटी कैंसरस ड्रग ज्यादा अच्छा है कि बी वाला एंटी कैंसरस ड्रग ज्यादा अच्छा है? रीजन के साथ बताना है, ये चीज तुक्का नहीं मारना है। चलो सर एक बताओ। बार फिर से उसको एक्सप्लेन कीजिए सर। क्वेश्चन ग्राफ दिखने दीजिए सर, थोड़ा सा ग्राफ नहीं दिख पाया है। अच्छा ठीक है, तब तक एक्सपेरिमेंट को आराम से सुनते रहो क्या हुआ है। हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग था हमारे पास दो। एक ड्रग को हमने नाम दिया ए, एक ड्रग को हमने नाम दिया बी। दूसरी तरफ हम लोग के पास एनिमल टिश्यू कल्चर में कैंसर सेल्स का कल्चर रखा हुआ था। फर्स्ट केस में हमने ए से ट्रीटमेंट किया, एंटी कैंसरस ड्रग ए को ट्रीट किया उस कैंसर सेल लाइन के अगेंस्ट में, और दूसरी बार हमने बी वाले पोटेंशियल ड्रग को यूज किया कैंसर सेल लाइन के अगेंस्ट में। अगर तुम लोगों को ग्राफ दिखना स्टार्ट हुआ तो ए के अगेंस्ट में जो रिजल्ट मिला वो पहले FACS के रिजल्ट में दिख रहा है, और बी के द्वारा जो रिजल्ट मिला वो सेकेंड वाले रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी तक ग्राफ नहीं देखने को मिला है तो एक और सिंपल सा चीज मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर कोई एक सेल नेक्रोसिस से मर रहा है तो उस केस में बॉडी में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, और अगर कोई एक सेल एपोप्टोसिस से मर रहा है तो वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता। अब नेक्रोसिस से अगर कोई सेल मरेगा तो इन्फ्लामेशन होगा, एपोप्टोसिस से कोई सेल मरेगा तो इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ, अगर तुमको दिख गया हो डायग्राम, तो ए जो है वो ज्यादा अच्छा एंटी कैंसरस ड्रग है कि बी? तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कि किस में नेक्रोसिस है और कौन सा में एपोप्टोसिस है? अभी थोड़ा देर पहले ही समझाया था। नहीं सर, तो इसमें इन्फ्लामेशन और वो कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लामेशन है नहीं सर है? जो ग्रीन वाला डॉट है वो कौन सा है सर? ग्रीन वाले सेल्स दिखा रहा है, जो ग्रीन कलर का चीज दिख रहा है वो सेल्स है। और ये जो है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि नेक्रोसिस जब होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, और एपोप्टोसिस जब होता है तो इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ये फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये फैक्ट है। एक्सपेरिमेंट जो नीचे डाटा मिला है वो है। तो ए सही ड्रग है कि बी सही ड्रग है? ये सही ड्रग है। तो सर ए में तो अधिक के सेल जिंदा है ना एक। चलो तुम लोग आंसर बता देता हूँ कि बी सही ड्रग है। रीजन क्या है? देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये सेल्स एपोप्टोसिस में नहीं जा रहे, तो कुछ सेल का पॉपुलेशन हो सकता है ऐसा जो एपोप्टोसिस में नहीं जा रहा हो, बाहर में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द जो सेल्स है वो इस क्वाड्रेंट में आ गए, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? नेक्रोसिस चल रहा है। दूसरा प्रोपेडियम आयोडाइड दिया हुआ है, प्रोपेडियम आयोडाइड जहाँ पे बाइंड होता है वहाँ पे नेक्रोसिस चल रहा होता है। अब सेल्स ज्यादा मर रहे हैं किससे? नेक्रोसिस से, लेकिन एपोप्टोसिस से बहुत कम सेल्स मर रहे हैं। तो इससे ये चीज समझ में आता है कि अगर ए का यूज करोगे तो मैक्सिमम ऑफ द सेल्स मरेंगे, लेकिन वो मरेंगे किसी वजह से? वो मरेंगे नेक्रोसिस से। अब देखो, अब आदमी कैंसर से मरे ना मरे
लेकिन जब इतने ज्यादा सेल्स नेक्रोसिस से मरेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन का मतलब पेन होगा, तो आदमी पेन से मर जाएगा। तो ये जो ए वाला ड्रग है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जबकि वहीं पे बात करूं बी की, तो बी में हो ये रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द सेल्स मर रहे हैं, और वो मर रहे हैं किसकी वजह से? एपोप्टोसिस की वजह से। नेक्रोसिस की वजह से बहुत कम सेल्स मर रहे हैं और बहुत कम सेल्स जिंदा भी रह पा रहे हैं। ठीक है, तो अधिकतर जब मतलब नेक्रोसिस नहीं होना एपोप्टोसिस चाहिए। से मर रहे हैं ना, नेक्रोसिस होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो बॉडी में पेन, स्वेलिंग, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली बॉडी में ट्रॉमा देखने को मिलेगा, और ट्रॉमा जब भी हो तो बॉडी उससे बचने के लिए बहुत सारा चीज कर सकता है। हो सकता है कि पेन की वजह से आदमी मर जाए, ट्रॉमा की वजह से मर जाए। तो सेकेंड वाला ड्रग है वो अच्छा ड्रग। ठीक, इतना सारा चीज समझ में आ गया। तो आज की कक्षा को, यानी कि आज की सभा को यहाँ पे बर्खास्त करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।